चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पार्ट 6 याद कर लो सारे। तो पार्ट 6 याद ही हो गए होंगे, याद हो गए ना? ठीक है, तो पार्ट 6 जो है वो तो है ही है। उसके अलावा जो है आप देखें कि पार्ट 6 में मतलब जो हमने बातें करी वो याद हो गई, शायद सबको याद हो गई कि पार्ट 4 क्या बात करते, वो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 क्या बात करते हैं, याद हो गया? चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट 1 ऑफ इंडियन का पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट, और स्टेट के अंदर पार्ट 6 के अंदर चैप्टर 1 में कौन सा आर्टिकल है? 152। क्या बात करता है 152? जनरल चीज़ें। चैप्टर 2 आर्टिकल 153 से लेकर 167 क्या बात करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। 168 से लेकर चैप्टर 3 जो है वो क्या बात करता है? 168 से लेकर 212 क्या बात करता है? स्टेट लेजिस्लेचर की। चैप्टर 4 213 ठीक है, जो कि बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, 213। तो 214 से लेकर और 233 तक क्या बात करता है? हाई कोर्ट 32 तक क्या बात करता है? 214 से लेकर 233 32 तक या 33 तक? 32 तक 124 to 234 वन तक नहीं, 124 नहीं, 214 से 214 से, ठीक है, 232 तक क्या बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट की। और 233 से 237 तक जो बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट की। ठीक है, ये हमने कल बात कर ली थी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई गवर्नर, मैंने कल आपको बताया था, गवर्नर की तरह प्रेसिडेंट होता है और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की तरह होती है। स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की तरह होता है। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है। ट्रिब्यूनल्स के अपना मतलब जो है एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसके नीचे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। उसके अलावा स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, उसके बारे में बात है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है जो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गवर्नर, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जिसको मैंने बोला था आप लोग घर से पढ़ के भी आइएगा, राइट? बोला था ना? तो यहाँ देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो पार्ट 6 है, उसमें पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो कौन होता है? इस एग्जीक्यूटिव का हेड जो होता है कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, स्टेट में गवर्नर होता है। तो अभी मैं स्टेट के अंदर स्टेट का हेड जो होता है वो गवर्नर होता है, और इसके लिए मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख रही है, मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर भी शेयर कर दे रहा हूँ। देखें किससे कंपेयर करेंगे? प्रेसिडेंट से कंपेयर करेंगे फटाफट। और उसके बाद में आज मैं गवर्नर बता दूंगा। गवर्नर देखिए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और इसके बाद में आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? ओके, यहाँ तक आज मैं पढ़ा दूंगा। कहाँ तक पढ़ा दूंगा? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तक, ये कितने चैप्टर में आज आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद में फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक दिन स्टेट लेजिस्लेचर में लगेगा, बस एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर ही करना है, बातें सारी वही हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी एक दिन लगेगा, मतलब हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और वो ट्रिब्यूनल्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट सारा मिलाकर एक दिन का मुश्किल से है। ठीक है ना, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, हल्का सा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, लेकिन हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स तक जो है आपका एक लेक्चर, तो 2-3 लेक्चर में सब फिनिश हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए क्लास को। चलिए आप लोग जो है अपनी बुक्स, गवर्नर देखें आप लोग। गवर्नर चैप्टर नंबर 30 के अंदर जो भी आपका 33, 30 जो भी है, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर क्या बोल रहा है? देखो, गवर्नर जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट होता था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट के अंदर गवर्नर होता है। ठीक है, तो स्टेट जो है उसी पैटर्न पे स्टेट के अंदर है। देखो,
है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिस द सेम पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड एज फॉर द सेंटर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे सेंटर के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जैसे प्रेसिडेंट है, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो है वो गवर्नर का भी ऑफिस है। लेकिन लेकिन थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करेंगे। मैंने बताया आपको कि चैप्टर आर्टिकल जो है 153 से 167 तक पार्ट 6 जो है वो बात करता है किसके बारे में, गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो गवर्नर को देख लीजिए, और मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, ना कि गवर्नर के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आती है, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आता है। कौन कौन आता है, गवर्नर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, एंड देन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये आता है। जैसे कि सेंटर के अंदर गवर्नर की जगह कौन रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, याद है, प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर रहता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की जगह सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रहती है, एडवोकेट जनरल की जगह अटॉर्नी जनरल रहता है। ठीक है, वही है। वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई ऑफिस स्टेट के अंदर नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, देर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं होते, जैसे वाइस प्रेसिडेंट सेंटर के अंदर होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस यूनिक है। ओके, उसके बाद में गवर्नर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और हेड होता है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है बट लाइक द प्रेसिडेंट, ठीक है, ही इज नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव हेड, यानी ये जो है एग्जीक्यूटिव हेड है, इस गवर्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जबकि उसको गवर्नर ऑफ हेड भी होता है, और जो है वो क्या होता है, एक लिंक होता है बिटवीन स्टेट और सेंटर। ठीक है ना, ओके। और एक बंदा जो है दो या दो से ज़्यादा स्टेट का भी मेंबर हो सकता, वो गवर्नर हो सकता है। एक बंदा दो या दो से ज़्यादा सेम पर्सन, ठीक है, गवर्नर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट का। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंदर ये लाया गया है, और जिसमें फैसिलिटेट किया है कि सेम पर्सन, एक ही आदमी को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, सेम टाइम। जैसे कोई बंदा यूपी, और अभी जल्दी ही तो यूपी और उत्तराखंड के दोनों के गवर्नर सेम थे ना, ठीक है ना। आई थिंक आनंदी बेन पटेल जो हैं वो दोनों दोनों की स्टेट, यूपी की भी थी और उत्तराखंड की भी थी। तो वो मतलब ऐसे हो किया जा सकता है, मतलब ये ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट गवर्नर का कैसे होता है, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट ना ही डायरेक्टली इलेक्शन के होता है, ना ही इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, यानी इलेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, ओके, जैसा कि प्रेसिडेंट का होता है। फिर क्या होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है, बाय वारंट, ठीक है, अंडर हिज हैंड एंड सील। और ही इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट कर देता है कि इसको गवर्नर बना दो, उसको गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है ना, ओके, फाइन। लेकिन बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये कहा था कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट, ठीक है, सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक मतलब बात क्लियर की थी कि आप इसको अपना मतलब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको अपना एजेंट ना समझें, बेसिकली ये था। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन गवर्नर का नहीं किया गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया जाता गवर्नमेंट गवर्नर का, तो जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर के इक्विवेलेंट हो जाता फिर, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता। तो इसीलिए इसको जो है रखा गया क्या, एक एज अ मतलब जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड किया गया और अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई ज़रूरी नहीं है और ठीक भी नहीं है, और ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है बिटवीन जो है नॉमिनल हेड और उसके बीच में, मतलब दोनों रियल हेड की तरह काम करने लगते, क्योंकि दोनों को जनता के सपोर्ट होता। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी नॉमिनल हेड है, उसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन विंग से जो आ रहे हैं डेमोक्रेसी में उसी को ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है। तो ये सब वजह है जिसकी वजह से जो है मतलब गवर्नर को ज़्यादा पावर नहीं दिया गया है। गवर्नर जो है वो किसके कहने पर काम करता है, वो उसको अपॉइंट तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो जो काम करता है वो बेसिकली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पर काम करेगा सारा। समझ में आ गई बात। एक गवर्नर जो उसमें होता है अमेरिकन मॉडल में, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जिसको हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, हमने जो है वहाँ किया जहाँ पे ऐसा है कि अपॉइंटेड होता है। तो गवर्नर की दो क्वालिफिकेशन सिर्फ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ दो क्वालिफिकेशन देता है कि वो 35 साल का हो और
जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, बस उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन बाई कन्वीनियंस, ठीक है, बाई कन्वेंशन जो है वो डेवलप किया गया कि दो चीज़ें और डेवलप, कुछ और चीज़ें भी डेवलप की गई हैं, जिसमें से देखें फर्स्ट क्या है, ही शुड बी एन आउटसाइडर। एक पहला पॉइंट ये है कि बाई कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि ये जो है कोई आउटसाइडर होना चाहिए, ही शुड बी एन आउटसाइडर एंड शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जहाँ से वो अपॉइंट किया, जहाँ पे अपॉइंट किया गया हो, ताकि वो फ्री हो लोकल पॉलिटिक्स से, ठीक है ना। सेकंड, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे सेकंड ये भी है कि अगर अपॉइंट कर रहे हो तो आप चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करिए, स्टेट कंसर्न से। क्यों? ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की इन द स्टेट, ठीक है, इज इंश्योर्ड। हाउएवर बोथ कन्वेंशन हैज बीन वायलेटेड सम इन सम ऑफ द केसेस। ये दोनों कन्वेंशन है लेकिन इसका भी वायलेशन होता है, कई बार चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट भी नहीं किया जाता और कई बार जो है वो आ, हाँ अपॉइंट कर दिया जाता है। ये भी चीज़ें बाई कन्वेंशन है। वैसे बाई यानी आउटसाइडर को अपॉइंट करना बाई कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है ऐसा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा है, ठीक है। ऑफिस की कंडीशन क्या है भाई, उसको वो गवर्नर जो होता है, गवर्नर की ऑफिस की कंडीशन क्या है, वो किसी भी मेंबर का हाउस नहीं होगा, मतलब ना लोकसभा पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का कोई भी बंदा जो है मेंबर नहीं होगा, उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर अपॉइंट होता है तो उसको सीट उसी दिन से वैकेंट मानी जाएगी, जिस दिन से खाली मानी जाएगी, जिस दिन उसको अपॉइंट किया जाता है, नहीं कि वो एमपी एमएलए नहीं होगा, ठीक है ना। अगर एमपी एमएलए है बाई चांस, ठीक है ना, तो उसको हटा वो करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं किया करना चाहिए। दूसरा, उसको राजभवन मिलेगा रहने के लिए, क्या मिलेगा, राजभवन में रहेगा रहने के लिए, उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसको सैलरीज वगैरह मिलेगी जो कि मतलब जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन कर देगा। और अगर सेम पर्सन दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर है, ये मैंने आपको बताया था, अगर सेम पर्सन जो है गवर्नर है दो या दो से ज़्यादा स्टेट का, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कि कौन सा शेयर स्टेट कितना शेयर देगा, ठीक है, उसकी सैलरी का, ठीक है, कि 60% कौन देगा, 40% कौन देगा, या 70% कौन देगा, या 50-50 दोनों देंगे, वो सब डिसीजन कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा, ठीक है ना भाई। और जब तक वो क्या नाम है ऑफिस में है तो उसको उसकी सैलरी वगैरह को, उसकी जो अलाउंसेस वगैरह हैं उसको डिमिनिश कम नहीं किया जा सकता है। तो ये सैलरीज वगैरह का है, बाकी कितनी सैलरी वैलरी मिलती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे ये बात समझने के लिए वो ओथ लेता है, ओथ जो होता है उसको कौन दिलवाता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि ओथ कौन दिलवाता है। ओथ जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट दिलवाता है, स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है ना उसका चीफ जस्टिस दिलवाता है, इसको ओथ कौन दिलवाता है, वही ओथ होता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट दिलवाता है। अगर वो ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट जो अवेलेबल हो, ठीक है ना, ओके। एवरी पर्सन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ एज और अफर्मेशन। कोई भी बंदा अगर वो गवर्नर का फंक्शन कर रहा है तो उसको भी उसी तरह का ओथ लेना पड़ता है। गवर्नर के ऑफिस का टर्म क्या है, 5 ईयर्स, कहने के लिए ना 5 ईयर्स टर्म है, ठीक है, जिस दिन से वो ऑफिस में एंटर करता है तब से, ठीक है, ओके। ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन, किसको लिखेगा, प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन लिख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्लेजर ऑफ द क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट justifiable the governor has no security of tenure, no fixed term of office, he may be removed from the president anytime। तो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना वो कोई तरह जस्टिफिएबल नहीं है। जस्टिफिएबल ना होने का मतलब यह है कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, अगर गवर्नर को कभी भी चाहे प्रेसिडेंट तो भगा सकता है, हटा सकता है, समझ में आ गई बात। किसी ने गवर्नर ने कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं दिया है कि उसको प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करेगा, क्या तरीके होंगे क्या नहीं। तो बहुत सारे गवर्नर को रिजाइन करवा दिया जाता है। वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मैंने बताया था ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो कांग्रेस के जो पॉइंट किए हुए गवर्नर्स को हटाने लग जाती है, समझ में आ गई बात। हम्म, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और क्या नाम है, और अगर ऐसा कुछ ना हो तो वो 5 साल तक के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है ना, और जब तक उसका सक्सेसर ना आ जाए, फाइन। प्रेसिडेंट कैन मेक सच प्रोविजन एज ही think fit for the discharge of the function of the governor।
अब गवर्नर को कैसे करना है, क्या उसके ऑफिस का वो होगा, क्या कंडीशन होगी, उसको सबको ये प्रेसिडेंट उसके ऊपर कानून बना सकता है, बता सकता है। उसके अलावा पावर एंड फंक्शन क्या है, तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है, जैसे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब था, याद करो, सारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉइज होंगे उनको सबको एम्प्लॉय करेगा, जैसे वहाँ वो सेंटर को करता है ना। जितने भी ऑर्डर वगैरह पास होंगे उसके नाम से होंगे। और मोन कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस में स्टेट के लिए कौन कानून बनाएगा, यही बनाएगा। द ही कैन मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, ये स्टेट के अंदर जो है वो गवर्नर के बारे में कहा जाता है, जो कि सेंटर के अंदर किसके लिए कहा जाता है, ठीक है। ये अपॉइंट चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और क्या नाम है सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है उसके कहने पर, जैसे जो प्रेसिडेंट का काम है वहाँ पे, है ना, वही सब यहाँ पे इसका गवर्नर का काम है। समझ में आ गई बात, तो ये करता है। और उसके बाद में एडवोकेट जनरल वगैरह को, स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। उसके अलावा जो है ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को मतलब अपॉइंट करता है। उसके अलावा ये अपॉइंट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बंदों को अपॉइंट करता है। ये जो है इंफॉर्मेशन मांग सकता है, क्या नाम है, लेजिस्लेशन प्रपोजल जो भी डाला गया है चीफ मिनिस्टर से पूछ सकता है कि भाई क्या आप लोग कानून क्या बना रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर को कह सकता है कि he can require the chief minister to submit the consideration of the council of ministry in the matter of decision has been taken by the minister but does not consider by the council। अगर कोई मैटर है जिसमें काउंसिल ने कंसीडर नहीं किया है लेकिन डिसीजन ले लिया गया है तो उसके ऊपर वो मांग सकता है कि आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है वो मुझे बताइए। तो वो सारी बातें जो प्रेसिडेंट की वहाँ पे थी वो चीज़ यहाँ पे है। और अगर कोई प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो गवर्नर सारे फंक्शन करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, वो स्टेट से नहीं पूछता है फिर, ठीक है। चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर जो होता है वो कौन होता है, गवर्नर होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात। जितने भी कानून बनेंगे इसके नाम पर बनेंगे, जितने भी लॉ बनेंगे, लेजिस्लेटिव पावर यह है कि जो भी समन किया जाएगा स्टेट का, स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी कानून बनेगा फर्स्ट सेशन को ये एड्रेस करेगा जनरल, जैसे प्रेसिडेंट का वो है ना पावर, वो सब पावर इसकी है। ये जो है ही कैन अपॉइंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर द प्रिसाइडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वैकेंट है, तो वो करेगा। उसके अलावा वो 1/6 मेंबर जो है उनको नॉमिनेट करता है जो स्पेशल नॉलेज वगैरह के हों, किसमें, एमएलसीज में, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और वो 1 मेंबर उसमें कर सकता था लेकिन वो बाद में आपको पता है कि उसको हटा दिया गया। ही कैन डिसाइड, मतलब उसको एग्लो इंडियन कम्युनिटी वालों को एक को लोग उसमें भी करता था ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना। तो उसको उसकी पावर, इस पावर को हटा दिया गया क्योंकि अब नहीं कर सकता है, अब होगा ही नहीं वो एग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर। ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ, ये डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर किसको डिस्क्वालीफाई करने की बात करता है तो वो भी गवर्नर से कंसीडर करके या गवर्नर उससे पूछकर तभी करेगा। वो किसी बिल को एसेंट दे सकता है, उसके बाद 4 अल्टरनेट होते हैं, जो कि बिल पास होने के लिए आता है तो उसके या तो एसेंट दे दे तो बिल पास हो जाएगा, अगर वो विदहोल्ड कर ले अपने एक्सेंट को तो बिल पास नहीं होगा, अगर वो रिटर्न कर दे बिल को रिकंसिडरेशन के लिए आ जाए तो दोबारा फिर उसको साइन करना पड़ेगा, वही जैसे प्रेसिडेंट का है। इसके एक चीज़ और ये कर सकता है कि स्टेट कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। इसको बोलता है कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या नाम है, क्या करूँ मैं इसमें, तो सेंटर की कंसिडरेशन के लिए स्टेट बिल को वो रिजर्व कर सकता है। समझ में आई बात, कि सेंटर से पूछा जाएगा, ओके। अल्ट्रा वायरस है, इट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन, अगर उसको लगता है कि कोई कानून है जो कि अल्ट्रा वायरस है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से अलग है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अपोज करता है, या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है, या ग्रेव इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की बात है, या कोई आर्टिकल 31A से डील करने वाला मैटर है, तो इन सब चीज़ों में कंपल्सरी एक्विजिशन वगैरह में, तो ये उस केस में विदहोल्ड कर सकता है। उसके अलावा ये ऑर्डिनेंस बना सकता है स्टेट के लिए, अगर स्टेट सेशन में ना हो, जैसे प्रेसिडेंट कर सकता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह की रिपोर्ट को टेबल पे रखता है और डिस्कस करने के लिए। फाइनेंस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट होता है उसको पेश करने का इसी के बिहाफ पर पेश किया जाता है। मनी बिल वगैरह जो इंट्रोड्यूस की जाती है इससे पूछ के की जाती है, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। और उसको जो है मतलब कोई भी ग्रांट जो है स्टेट में, जैसे प्रेसिडेंट के पास है ना कि कोई भी रिकमेंड ग्रांट के लिए उसको रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, तो यहाँ भी है। और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, स्टेट से अगर पैसा निकालना हो तो ये तुरंत निकाल सकता है। और फाइनेंस कमीशन जो होता है हर 5 ईयर में, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट जो होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है, पंचायत राज और म्यूनसिपलिटी का जो भी लेखा जोखा है उसको सामने रखता है। उसके अलावा ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे तो कुछ इसका जुडिशियल पावर में ये होता है कि वो सब जो बातें हैं वो जुडिशियल पावर में नहीं आती, वो ध्यान रखिएगा। जो बातें इसने लिख रखी है ना कि कैन ग्रांट पार्डन डिप्राइव रिस्पाइट, ये उस पहले ही मैंने बताया कि ये उसमें नहीं आता है, स्टेट वाले में, जुडिशियल पावर में ये एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी। और उसके बाद में दूसरा ये है कि ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द,
कंसर्न स्टेट, तो वो क्या नाम है कंसल्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को, जजेस वगैरह को अपॉइंट कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही कैन अपॉइंट द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ही ऑल्सो अपॉइंटेड पर्सन ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट, वो जुडिशियल सर्विस जो है उस स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या फ़र्क है, मैंने बताया। सारे बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के पास आते हैं, वो उसको साइन करेगा, ठीक है, नहीं तो ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है, ये सब कर सकता है। एवरी बिल जो भी क्या नाम है ये पास होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, अगर यूनिकैमरल या बाईकैमरल हो, तो वो किसको प्रेजेंट किए जाते हैं, गवर्नर को। गवर्नर के पास 4 अल्टरनेट होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं, ये या तो एसेंट दे दे, या तो विदहोल्ड कर ले, या तो रिटर्न कर दे। इसके पास ये भी होता है कि प्रेसिडेंट को पास रिजर्व भी कर ले, ठीक है ना, ये भी कर सकता है। और अगर रिजर्व कर लिया तो वो प्रेसिडेंट जो है उसको फिर डील करेगा, यानी वही चाहे एक्सेप्ट करे, चाहे रिजेक्ट करे, चाहे जो भी करे, ये वाली बात है। मनी बिल के केस में क्या है, सारे मनी बिल जो है वहाँ पे गवर्नमेंट इसकी परमिशन से होते हैं, क्या नाम है प्रेसिडेंट की, यहाँ पे गवर्नर की परमिशन से होते हैं, वही सिंपल बात है, ठीक है। और उसके अलावा मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकता, गवर्नर भी रिटर्न नहीं कर सकता, दोनों को साइन करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, स्टेट को भी और सेंटर को भी, ठीक है, ओके। ये भी ऑर्डिनेंस बना सकता है, वो स्टेट लिस्ट में ऑर्डिनेंस बना सकता है, दोनों ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को किसी टाइम भी विदड्रॉ कभी कर सकता है, तो उसके पास ये पावर होती है। और उसके बाद ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और मैक्सिमम 7.5 महीने तक, जब तक वो सेशन में ना आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना आ जाए, और उसके बाद वो पास कर दे तो ठीक है कंटिन्यू, नहीं तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद भी बना सकता है, क्या नाम है क्या आपका ऑर्डिनेंस, ओके, ऑर्डिनेंस खुद बना सकता है। और वो रिस्पाइट पार्डन कर सकता है, डेथ सेंटेंस को भी वो पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ओके। तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जिसके जो एक इम्पोर्टेंट ऑफिस है, और उसके अंदर पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 154, 163, 164 के अंदर सारी पावर्स वगैरह डिस्कस की हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उसकी। उसके अलावा उसकी जो डायरेक्शनल वगैरह होती है, मतलब एडवाइस वाली पावर 163 के अंदर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, स्टेट को, वो स्टेट लेजिस्लेचर को, ये सब आर्टिकल 164 में मेंशन है। और आप लोगों को ये मैंने सारी बातें बता दी हैं, मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। मुझे नींद बड़ी तेज़ आ रही है, बार बार मतलब हो रहा है, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। मैं बार बार मतलब मेरी आंख बंद हो जा रही है, और इसलिए मैं अब कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। पता नहीं, देखो ऐसा है कि ये है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, एक तो 153 है, दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, मतलब आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जानना चाहिए। 155 जो है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो है, नहीं नहीं, ओथ दिलवाना, हाँ ओथ दिलवाना इंपॉर्टेंट है। ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलवाता है, 159, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में फिर पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन 161, ठीक है। और उसके बाद में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एड एडवाइज 163 बाइंडिंग है, वो 165 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वो हम बाद में बात करेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका 200 एसेंट टू द बिल देना पड़ेगा, ये याद रखो। और 213 भी याद रखो, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। 201 प्रेसिडेंट अगर गवर्न 201 भी याद रखो, बिल रिजर्व करता है, अगर रिजर्व करता है गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो याद रखना है, ठीक है, ओके। जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है आर्टिकल 233 के तहत, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है, ये बात याद रखो, आर्टिकल 233, ठीक है। और तो ये बस ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको दिमाग में रख लो, बाकी सारे ये रट्टा मत मारने बैठ जाना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, बस जानना, कॉन्सेप्ट जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो गवर्नर के लिए ये कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न मैंने बता दिया है। उसके बाद में फिर आपका जो है, ठीक है, अब कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी है, लेकिन वो मैं कल डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरी आँख जो है ना, वो मतलब मेरा दिमाग मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मैं बार बार 2-3 बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे